आज का हमारा विषय रहेगा स्नातक तृतीय वर्ष में तर्क संग्रह। तर्क संग्रह तर्क संग्रह को अन्नम भट्ट ने लिखा है। अन्नम भट्ट ने सबसे पहले अपने तर्क संग्रह नामक ग्रंथ में मंगलाचरण किया है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम जब भी किसी ग्रंथ की शुरुआत करते हैं तो हम उसमें मंगलाचरण क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। जैसे हम अपने घरों में भी जैसे हम पूजा कोई भी कार्य की हम शुरुआत करते हैं तो किसी भी देवी देवता की हम स्तुति करते हैं जिससे कि वह कार्य हमारा बिना विघ्न के समाप्त हो जाए। तो अन्नम भट्ट ने यहाँ भगवान शिव शंकर को ध्यान में रख करके अपने ग्रंथ की शुरुआत की है। सबसे पहले उन्होंने मंगलाचरण करने के पश्चात सप्त पदार्थों के बारे में बताया है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। यानी कि उन्होंने अपने ग्रंथ में 7 पदार्थों के विषय में उन्होंने भलीभांति हमको समझाने का प्रयास किया है। सबसे जो पहला पदार्थ है आपका है वह है द्रव्य। द्रव्य की जो हम संख्या देखें तो वह कितनी है, संख्या में ये 9 माने जाते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। यानी कि जो द्रव्य हैं हमारे कितनी संख्या में कितने मानेंगे, हम उनको 9 मानेंगे। उसके बाद उन्होंने दूसरा जो अपना पदार्थ लिया है वह है गुण। इनकी संख्या कितनी मानी गई है, इनकी संख्या 24 मानी गई है। जैसे कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, परत्व, अपरत्व, जाति, नाम, तोल आदि इसमें जितने भी जो गुण बताए हैं उनकी संख्या उन्होंने 24 बताई है। इसके पश्चात उन्होंने अपना जो तीसरा जो पदार्थ बताया है वह है कर्म। कर्म के भेद बताए हैं उन्होंने उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण का मतलब होता है जब किसी वस्तु को हम अब उसके मूल स्थान से उठा करके ऊपर की ओर उछालने का प्रयास करते हैं, जब वह कर्म होता है, यानी कि ऊपर उछालने का जो कर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्षेपण कहते हैं। जैसे कि हम अपने स्थान से, जैसे मान के चलिए मेरे पास एक गेंद है और मैं उसको ऊपर की ओर उछालूं तो वह जो कार्य होगा वह किसकी श्रेणी में आएगा, वह उत्क्षेपण की श्रेणी में आएगा। इसके बाद है अपक्षेपण। अपक्षेपण का मतलब होता है कि किसी वस्तु को उसके मूल स्थान से हटा करके जब हम नीचे की ओर फेंकते हैं तो वह जो कार्य किया जाता है उसे हम अपक्षेपण कहते हैं। इसके बाद है आपका आकुंचन। आकुंचन का मतलब होता है कि किसी वस्तु को अपनी ओर समेटना। जैसे कि हमने अपना बिस्तर फैलाया और उस बिस्तर को फैला करके जब हम उसकी तह बनाते हैं, यानी अपनी ओर उसको खींचते हैं, अपनी ओर उसको तह बनाते हैं तो वह हमारे आकुंचन की श्रेणी में आता है। चौथा है इसमें प्रसारण। प्रसारण का मतलब होता है किसी वस्तु को फैलाना, यानी कि जब किसी वस्तु को उसके मूल स्थान से हटा करके हम उसको फैला देते हैं, फैलाने की जो क्रिया होती है वह हमारे प्रसारण की श्रेणी में आती है। अब है आपका गमन। गमन का मतलब होता है जितने भी चलने की जो क्रिया होती है, जितने भी गतिशील कार्य किए जाते हैं वह हमारे गमन की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार उन्होंने अन्नम भट्ट ने अपने तर्क संग्रह में 5 कर्म बताए हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। इसके बाद हमारा चौथा पदार्थ आता है सामान्य। सामान्य का मतलब होता है यानी कि कोई वस्तु जब संख्या में अधिक होती है तो वह हमारा सामान्य कहलाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जब हम उस वस्तु से परिचित होते हैं, जिस वस्तु के बारे में हम जानते हैं तो वह वस्तु हमारे लिए सामान्य होती है। सामान्य के इसमें 2 भेद किए हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य। पर सामान्य का मतलब होता है अधिक देश में रहने वाले सामान्य को हम पर सामान्य कहते हैं और न्यून देश में रहने वाले सामान्य को हम अपर सामान्य कहते हैं। सामान्य को जो है जाति भी कहा जाता है। जैसे मैं कोई गज देखूं लेकिन मैं उस गज को जानती हूँ, यानी कि हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में जाकर के हमने बहुत सारी गाय देखी है, लेकिन मैं उस गाय से यदि परिचित हूँ तो वह गाय मेरे लिए क्या कहलाएगी, वो सामान्य कहलाएगी। सामान्य का मतलब होता है कि हम कोई भी चीज़ हमारे लिए भली भांति परिचित होती है, जिसको हम जानते हुए हैं और वो संख्या में बहुत सारी होती है। इसके बाद है विशेष। विशेष का मतलब होता है
विशेष जो होता है वह सामान्य का ठीक विपरीत होता है, उसका उल्टा होता है। जैसे सामान्य में तो कोई वस्तु हमारे लिए संख्या में बहुत सारी होती है और उसको हम जानते भी हैं, और विशेष का मतलब होता है, विशेष का मतलब भी होता है कि वह संख्या में कैसी होती है, असीमित होती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैं एक गज को देखूं और मैं उसकी सत्ता से परिचित नहीं हूं, तो वह गज मेरे लिए क्या होगा, वह गज मेरे लिए विशेष की श्रेणी में आएगा, क्योंकि मैं उस गज की सत्ता से परिचित नहीं हूं। और जैसे ही यदि मैं उस गज की सत्ता से क्या हो जाऊंगी, परिचित हो जाऊंगी, उस सत्ता के बारे में मुझे बोध हो जाएगा, तो वही गज मेरे लिए क्या हो जाएगा, वही गज मेरे लिए सामान्य की श्रेणी में आएगा। इसके बाद है आपका समवाय। समवाय जो होता है, समवाय का मतलब होता है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ जो उसकी विनाश की अवस्था तक जुड़े रहना। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि समवाय यानी कि एक वस्तु है, वो एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर उतनी ही निर्भर है जब तक कि उसका विनाश नहीं हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन ले सकते हैं, मान के चलिए कोई बुक है और वह उसके ऊपर जो चढ़ने वाला जो उसका कवर है, जब तक उसके साथ वह कवर मौजूद है तो वह उसके साथ समवाय संबंध में बना हुआ है। और जैसे हम ये कहें कि घड़ा है ना, घड़े का और घड़े की मिट्टी के साथ, पटका और तंतु के साथ जो होता है वह क्या होता है, समवाय संबंध होता है। और जैसे ही वो दोनों चीज अलग अलग हो जाती हैं वह संबंध टूट जाता है। यानी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ उसकी विनाश होने की अवस्था तक उसके ऊपर बने रहना, उसके साथ बनाए रखना, वह संबंध जो होता है वह हमारा क्या कहलाता है, समवाय कहलाता है। और इसी संबंध को हम अयुत सिद्ध भी कहते हैं। सातवां जो प्रकार है इसका वो है अभाव। अभाव का तात्पर्य है भाव से भिन्न जो स्थिति होती है वह क्या कहलाती है, हमारी अभाव कहलाती है। यानी किसी वस्तु का नहीं होना, किसी वस्तु का नहीं होना। अब इसके हमने भेद किए हैं, जैसे प्राक भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। प्राक भाव, प्राक भाव का मतलब होता है प्राक माने पहले और अभाव माने अभाव होना। प्राक भाव यानी कि पहले तो कोई वस्तु है और बाद में उस वस्तु का विनाश हो जाना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लें कि सुबह मेरे पास मैंने भोजन बनाया या मैंने एक घड़ा बनाया, तो घड़ा बनाने से पहले यानी मैंने 9 बजे एक घड़ा तैयार किया, तो 8:55 तक उस वस्तु का मेरे पास क्या था, अभाव था। यानी वो घड़ा मेरे पास मौजूद नहीं था, उसकी वो जो है उपस्थिति नहीं थी। और लेकिन जैसे ही वह मैंने बना दिया उसको, तो उसका क्या हो गया, जो अभाव था वो मिट गया। दूसरा है हमारा इसमें प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव ये कहता है कि पहले तो किसी वस्तु का होना और बाद में उस वस्तु का मिट जाना या नष्ट हो जाना। जैसे हमने एक घड़ा तैयार किया 9 बजे और उस घड़े का टूट जाना, उस घड़े का नष्ट हो जाना। तो जैसे ही वो घड़ा नष्ट हुआ, यानी जैसे 9 बजे मैंने वो घड़ा बनाया और उसके बाद यदि 9:15 पर वो घड़ा मुझसे टूट जाता है, तो जो घड़ा मुझसे टूटा, तो जो टूटने की जो स्थिति है अर्थात 9:15 पर उस घड़े का मेरे पास क्या हो गया, अभाव हो गया। तो वह अभाव हमारा प्रध्वंसा की श्रेणी में आएगा। अब है आपका तीसरा है आपका अत्यंता अभाव। अत्यंता अभाव का मतलब होता है जिसका कभी भाव है ही नहीं, यानी कि जो वस्तु न तो भूतकाल में थी, न वर्तमान काल में है और न आगे होगी। जैसे पृथ्वी पर घड़ा नहीं है, भूतले घटो न अस्ति। और अंतिम है इसमें अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव से मतलब है एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ होने वाला जो अभाव है वह अन्योन्या भाव कहलाता है। जैसे सीपी चांदी नहीं है और चांदी सीपी नहीं है। थैंक यू सो मच। आगे की क्लास में बताएंगे आपको।